आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमारा क्लास 11th अकाउंट बुक का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हमारे जितने भी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले हम अकाउंटिंग की मीनिंग चेक कर चुके थे कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। उसके साथ साथ हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के साथ साथ हमने अकाउंटिंग के अकाउंट्स भी हम चेक कर चुके थे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हमारी अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन्स और बेसिक टर्म्स को फॉलो करते हैं और कैसे हम उनको ईज़ी तरीके से समझ पाते हैं, जिससे हमारी अकाउंटिंग और ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम 4 मेथड से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से नंबर 1 है हमारा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरा है हमारा फॉर्मूला बेस्ड, तीसरा है हमारा एग्जाम्पल बेस्ड और चौथा है हमारा अकाउंट बेस्ड। तो हम फर्स्ट हमारा डिस्कस करते हैं इक्वेशन बेस्ड। बेसिक इक्वेशन यानी कि सबसे पहले जैसे ही एग्जाम में हमारे पास में क्वेश्चन आता है तो इक्वेशन बेस्ड मेथड से हमने क्या करना है, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ट्रांजेक्शन को चेक करना है कि उसके अंदर क्या बोला गया है। उसके आधार पे हमें पहले उसकी बेसिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको हमने अच्छे से चेक करना है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हमारा है एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट। जैसा हमने पहले भी देखा था कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, यानी कि जब भी हम ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं तो वो ट्रांजेक्शन है जो हमारा 2 तरीके से इफ़ेक्ट करता है, मतलब 2 अकाउंट को वो इफ़ेक्ट करता है। तो उन दोनों अकाउंट को हमने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पूरी अकाउंटिंग है जो डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 2 अकाउंट को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट वहाँ पर छिपे हुए रहते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, यानी कि हमारी जो इक्वेशन थी उसमें जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे उन सबको हम हमारी कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम ये सारा प्रैक्टिकल तौर पे भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम ये सारा सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे हमने अभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डिडक्ट किया था कैपिटल से, उसी के अकॉर्डिंग इनकम और गेन को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप्स हो गया। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप है कि जितने भी करंट ईयर के ट्रांजेक्शन हैं केवल वही हमारी कैपिटल में एडजस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको बेटर तरीके से और समझने में ईजी रहेगा। ओके, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन के बेस पे हम हमारा इक्वेशन बेस्ड जो है उसको इक्वेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। एक मुकेश है जिसने 80,000 में बिजनेस को स्टार्ट किया है। उसने फिर क्या किया है कि गुड्स परचेस कर लिया है कैश पे 28,000 में। उसके बाद में फिर उसने फिर से गुड्स है जो परचेस किया है, लेकिन अब की बार उसने क्रेडिट पे किया है, उसने कैश नहीं दिया है, उसने क्रेडिट पे परचेस किया है। उसके बाद में परचेस फर्नीचर फॉर कैश, उसने 6,000 में फर्नीचर है जो परचेस किया है वो कैश पे परचेस किया है। उसके बाद में उसने रेंट भी पेड किया है 2,000 का। उसके बाद में उसने कमीशन उसे मिला है 500 का कमीशन उसे रिसीव हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, उसने क्या किया है 3,000 अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए उसने विड्रॉ कर लिए हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000, इसका मतलब ये है कि 30,000 का कुछ यहाँ पर गुड्स था जिसको क्रेडिट पे सेल किया, उसने बेच दिया है। 30,000 के जो गुड्स था उसको उसने 40,000 पे बेच दिया है। इसका मतलब हम यहाँ पर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ उसने क्रेडिट पे किया है। ठीक है, कैश पे नहीं किया है, क्योंकि बेचने पे उसे कैश नहीं मिला है, अभी मिलना बाकी है। ठीक है, फिर है पेड टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर का जो पेमेंट था उसमें से उसने 15,000 का पेमेंट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है, और इसका अब सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार हम कैसे कैसे हमारा सॉल्यूशन होगा।
तो यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट जैसे हमारे पास में सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना है कि इक्वेशन बेस्ड जो इक्वेशन रहेगा या कैसा भी इक्वेशन रहेगा उसके लिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजेक्शन, फिर हमारा एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एज इट इज़ ऐसा ही हमारा है जो फॉर्मेट बनेगा। उसके बाद में फर्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन हमने देखा था कि मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया था 80,000 में। मुकेश जो है वो उस बिजनेस का क्या है, ओनर है, और उसने स्टार्ट किया है बिजनेस, राइट। मतलब मुकेश ओनर है और उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने पहले डिस्कस किया था कि बिजनेस एक अलग है और उसका ओनर एक अलग पहचान है, ठीक है। उन दोनों की एंटिटी है जो अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुकेश ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस को उसने उधार दिया था 80,000, ठीक है। और जब बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस का जब डिसोल्यूशन होगा तो बिजनेस भी क्या करेगा, उसके जो 80,000 है वो तो देगा ही देगा, साथ में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें का भी प्रॉफिट का हिस्सा भी उसको मुकेश को वापस लौटा देगा। तो एक तरीके से बोला जाए, हमने देखो बार बार डिस्कस करते कि हम बिजनेस है और हमें बिजनेस में जो भी पैसा हम लगा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कैश तो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसिडर करना है। इसका मतलब हमें बिजनेस जो स्टार्ट करना है वो कैपिटल के बेस पे करना है। और कैपिटल जो कि हम बिजनेस में यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, तो कैपिटल हमारा है जो लायबिलिटी है। बिजनेस एक ना एक दिन हमें वापस लायबिलिटी को वापस हमें लौटा देगा। इस तरीके से हमें कैपिटल है जो कंसिडर करना होता है एक लायबिलिटी के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा हमने देखा कि बिजनेस है जो मुकेश स्टार्ट कर रहा है और वो 80,000 में स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा था हर तरीके से ऐसे ही करना है हमने। फर्स्ट जैसे ही हमने जैसे हमने ट्रांजेक्शन पढ़ना है उसके बाद में उनकी अमाउंट उनके आइटम के अकॉर्डिंग हमने उनके अरेंज कर देनी है। सबको एक साथ टोटल करके नहीं लिखना है, सेपरेट सेपरेट उनको अलग से उनके ब्लॉक के नीचे लिखते हुए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। गुड्स है जो परचेज किया है 28,000 में कैश में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई हमारे पास में क्या है, एक आइडेंटिटी नहीं है, गुड्स है। इसका मतलब गुड्स में तो देखो कई सारे आइटम्स भी इंक्लूड करते हैं हम। तो इसके केस में जब भी गुड्स हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो उनकी गुड्स की अकाउंट को हम यहाँ पर कंसिडर ना करके उनके नेचर को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, यानी कि गुड्स परचेज हो रहा है या सेल, ये हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। हालांकि जर्नल एंट्री में ही हम ऐसा चेक करेंगे, बल्कि जो भी हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन आएंगे उनके केस में हम केवल गुड्स को ही कंसिडर करेंगे। और गुड्स हमारा जैसे भी हम गुड्स लेके आते हैं तो गुड्स को हम यहाँ पर स्टॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उसको कंसिडर करते हैं। तो नॉर्मली देखो कि हम गुड्स है जो परचेज करके लेके आ रहे हैं, मतलब हमारे स्टॉक में है जो इंक्रीज़ हो रहा है, स्टॉक कितने रुपए से हो रहा है, 28,000 से। तो स्टॉक हमने यहाँ पर अलग से एक हेड बना लेना है स्टॉक, उसके नीचे हमने 28,000 लिख देना है। फिर उसके बाद में अब स्टॉक हमारा 28,000 से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कैश पे हम स्टॉक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कैश हमारा 28,000 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 28,000 से स्टॉक कम हो गया। तो नॉर्मली यहाँ पर देखो हमने अभी चेक किया है, यहाँ पर देखिए कि 80,000 हमारा कैश पड़ा था, उसमें से 28,000 का हमारा है जो यहाँ पर कैश चला गया, कैश चला गया 28,000 का। तो स्टॉक हमारे पास में है जो 28,000 से इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और बाकी किसी भी ट्रांजेक्शन में यहाँ पर इफेक्ट नहीं हुआ है, बाकी जैसा का तैसा है। तो हमारी न्यू इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी 80,000 माइनस 28,000, तो 52,000 यहाँ हो गया। 28,000 हमारा स्टॉक का हो गया और बाकी हमारा कैपिटल एज इट इज़ 80,000 से चल रहा है। तो देखो 52 प्लस 28 ऑटोमेटिकली 80,000 हो गया और इधर भी 80,000 है, यानी कि हमारी इक्वेशन इक्वल ही चल रही है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि गुड्स हमने परचेज किया है, अब की बार हमने गुड्स परचेज किया है वो क्रेडिट पे किया है, मतलब हमने कैश पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 20,000 से हमने परचेज किया है, तो गुड्स में तो हमने देखो जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। नॉर्मली गुड्स हमारे पास में आएगा तो स्टॉक में हमारे ऑटोमेटिकली 20,000 से वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अब की बार क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर को हमने जनरेट किया है, क्रेडिट पे किया है ना, यानी कि पैसा अभी दिया नहीं हमने। तो यहाँ पर एक दूसरा जो टर्म्स यानी दूसरा जो हेड आएगा वो है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में हम यहाँ पर शो कर देंगे कि हमारा 20,000 है जो पेमेंट होना अभी बाकी है, ठीक है। और जो भी चीज़ बाकी होती है या जो भी चीज़ हमें ड्यू रहती है उनको हम लायबिलिटी में शो करते हैं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा नया इक्वेशन, हमारा नया इक्वेशन यहाँ से फिर से बन जाएगा, नया इक्वेशन हमारा फिर से जो बनेगा वो बन जाएगा 52,000 कैश ऐसा का ऐसा ही है। अब की बार हमारा स्टॉक है जो 28 + 20,000 से 48,000 हो जाएगा। क्रेडिटर एक नया आ गया यहाँ पर 20,000 और हमारा कैपिटल 80,000 से ही आगे कंटिन्यू रहेगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो है ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। फर्नीचर खरीदा, कैश पे खरीदा और 6,000 रुपये दे के फर्नीचर खरीदा, ठीक है। तो कैश से हमारे पास से कितना जा रहा है पैसा, 6,000 रुपये, और फर्नीचर आ रहा है कितना रुपये से के साथ में, 6,000 के साथ में फर्नीचर आ रहा है। तो सिमिलर दो अकाउंट फिर से यहाँ पर इफेक्ट हो गए। तो 52 - 6,000 तो 46,000 यहाँ पर हो गया। एज इट इज़ 48 का स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ तो वैसे का वैसा उतार लेंगे हम यहाँ पर। फर्नीचर में 6,000 हमने लिख दिया। और अब नॉर्मली यहाँ पर हमने देखना है कि क्रेडिटर भी हमने 20,000 से लिख दिया जैसा था वैसा, और कैपिटल भी हमने 80,000 से लिख दिया। तो नई इक्वेशन में हमारा टोटल सेम आ गया, राइट। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और इसी तरीके से आगे भी हमारे जितने भी क्वेश्चंस आने हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आगे आप लोग इसको डिस्कस कीजिए या इसको सॉल्व कीजिए, राइट। अब हम इसके नेक्स्ट इफेक्ट पे जाते हैं कि सपोज करो हमारा फाइनल जो इक्वेशन था वो इस तरीके से आ गया, ठीक है, कि फाइनल इक्वेशन में हमने देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि 26,500 से हमारा है जो कैश बचा हुआ है, स्टॉक हमारा 18,000 से है, 18,000 से हमारा स्टॉक है, फर्नीचर हमारा 6,000 से है, डेटर्स 40,000 है, क्रेडिटर्स 5,000 है और कैपिटल 85,500 है। ये फाइनल हमारा इक्वेशन है। इसको हम यहाँ पर है जो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हमारे साथ इसमें हर ट्रांजेक्शन में क्या 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 हमारे इफेक्ट हुए थे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि सबसे पहले कैपिटल हमारा था, कैपिटल के अकॉर्डिंग हमारी ट्रांजेक्शन हुई थी। तो यहाँ पर एसेट्स का जो कैश था वो इंक्रीज़ हुआ था और कैपिटल भी लायबिलिटी का इंक्रीज़ हुआ था। इस वजह से हमने दोनों को क्या किया, वहाँ पर दोनों को उनके हेड के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, राइट। उसके बाद में फिर सेकंड हमारा था परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो गया, राइट। तो हमने इसी तरीके से आगे सोल्व किया था। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब की बार क्रेडिट पे है तो स्टॉक इंक्रीज हुआ था और क्रेडिटर भी इंक्रीज हुआ था, राइट, क्योंकि क्रेडिटर को भी हमने पेमेंट करना था। नेक्स्ट था हमारा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो कैश हमारा यहाँ पर गया था और फर्नीचर हमारे पास में आया था, इस वजह से कैश को डिक्रीज़ किया और फर्नीचर को इंक्रीज़ कर दिया। नेक्स्ट पेड रेंट, अब यहाँ पर हम रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश जा रहा है, राइट, और कैश जा रहा है तो हमारे पास में यहाँ पर नॉर्मली क्या हो जाएगा, देखो हमने एक यहाँ पर चीज़ यहाँ पर चेक की थी सबसे पहले, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस होता है, इस वजह से इसको भी हमने यहाँ पर है जो कैपिटल से माइनस कर लिया, राइट। तो यहाँ पर कैपिटल से भी हमने उसी अमाउंट को माइनस। इसी तरीके से नेक्स्ट था हमारा रिसीव्ड कमीशन। कमीशन हमारी इनकम होती है, तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर एडेड टू कैपिटल। तो इनकम में यहाँ पर देखो रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन आ रहा है तो कैश भी बढ़ रहा है, और कैश बढ़ रहा है तो कैपिटल में भी इसको हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से कैश प्राइवेट यूज़ के लिए हम निकाल रहे थे यहाँ पर। जब भी कैश प्राइवेट यूज़ के लिए निकालेंगे तो उसके केस में हमारे पास में क्या होगा, कैश से तो हमारा देखो कैश बैलेंस से तो कैश जाएगा, वो तो कम होगा, लेकिन कैपिटल से भी कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। इस तरीके से सारे के सारे ट्रांजेक्शन को 1 बाय 1 हर एक ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है। एक बार इसका बैलेंस शीट इफेक्ट भी देख लेते हैं हम कि हमारे पास में बैलेंस शीट है ऐसे मुकेश की, एज एट 31 मार्च जो भी गिवन रहेगा डेट वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स हमारा राइट हैंड साइड की तरफ यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, इसको हम डेबिट साइड भी बोल सकते हैं, और लायबिलिटी और कैपिटल हमारा है जो क्रेडिट साइड की तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट। तो देखो कैश सबसे पहले हमारे पास में फाइनल जो हमारी इक्वेशन है उसी के बेस पे हमारा सारा काम हो रहा है। कैश देखा था हमने कि 26,500 बचा हुआ था, स्टॉक 18,000 से बचा हुआ था, फर्नीचर 6,000 से और डेटर्स 40,000 से बचा हुआ था, टोटल आ रहा था 90,500। इसी के अकॉर्डिंग क्रेडिटर्स 5,000 से था
और कैपिटल था 85,500। देख लीजिए यहाँ पर सबसे लास्ट में देखो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है सारी अमाउंट, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बैलेंस शीट में मेज़र कर दिया, इनको मेंटेन किया। तो हमने क्या पाया कि हमारा बैलेंस शीट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है जो इक्वल है। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने की थी वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हमने एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का, तो हमारा इजीली यहाँ से 4 मार्क्स हम ले सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, एग्ज़ाम में बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको नहीं बोला जाता है। अगर क्वेश्चन बोलता है कभी तो बड़े क्वेश्चन में बोलता है, छोटे क्वेश्चन में 4 नंबर में वो कभी भी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोलता है। ना वो एक्सप्लेनेशन के लिए बोलता है। आपको एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया, क्या इंक्रीज़ किया, क्या डिक्रीज़ किया। सिर्फ आपको क्या बोला जाता है, एक क्वेश्चन आपके पास में गिवन रहता है, उस क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो किस बेस्ड से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में उसका आप फॉर्मेट बना के सॉल्यूशन करोगे। बस इसी चीज़ के आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। राइट, ये हमारा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम में आता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम, जो भी हमारी नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी उसमें हम हमारा फॉर्मूला बेस्ड वाला क्वेश्चन कैसे कैसे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।